दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक गाजा में चल रहा है। आज मैं आपको 1948 से लेकर 2025 तक की पूरी स्टोरी बताऊंगा। आखिर क्यों ये लोग पिछले 75 साल से लड़ रहे हैं? क्यों हर कुछ महीने में बार बार ये जगह सुर्खियों में आ जाती है? और क्यों वहां के लोग एक वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं? और ये इजराइल, पैलेस्टीन, गाजा, हमास, इन सब चीजों को समझाऊंगा। और जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा उसके एक एक वर्ड का रेफरेंस कि वो कहां से उठाया गया है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। गाजा में 23 लाख लोग सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में बंद हैं, यानी मुंबई के हाफ एरिया में डबल पॉपुलेशन। और अभी पिछले 10 महीने से वहां पर वॉर चल रही है, जिसमें अभी तक 61,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? ये सब कुछ शुरू होता है 1947 में, जब यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टीन को पार्टीशन करने का प्लान बनाया। यूनाइटेड नेशन रिवॉल्यूशन 181 के थ्रू पैलेस्टीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना था, एक ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। लेकिन ट्विस्ट ये था कि ज्यूइश की पॉपुलेशन सिर्फ 30% थी, फिर भी उनको 56% ऑफ लैंड मिल रहा था, जिस वजह से पैलेस्टीन ने प्लान रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये जमीन हमारी है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किसको कितनी जमीन मिलेगी। फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और अगले ही दिन अरब कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इन सब देशों के अटैक करने के बावजूद भी इजराइल जीत गया। यहाँ तक कि इजराइल ने इस लड़ाई में और ज्यादा जमीन ले ली, जिस वजह से 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को अपने घर छोड़ने पड़े और गाजा स्ट्रिप उस टाइम इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया। लेकिन अरब कंट्रीज और इजराइल में ये जो वॉर हुई थी और 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को अपने घर छोड़ने पड़े थे, उनमें से 2 लाख रेफ्यूजीज गाजा पहुंच गए। और फिर आई 1967 की 6 डे वॉर। सिर्फ 6 दिन के अंदर इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम सबको कैप्चर कर लिया और अब गाजा इजिप्ट से पूरी तरह से इजराइल मिलिट्री कंट्रोल के अंडर चला गया। धीरे धीरे सेटलमेंट्स बनने लगे और पैलेस्टीनियंस को लगने लगा कि टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट है। और इस वजह से 1987 तक पैलेस्टीनियंस का गुस्सा एकदम ऊपर तक आ चुका था। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में लोग इजराइल मिलिट्री ऑक्यूपेशन से बहुत परेशान थे। वहाँ के लोगों को कई तरह के टॉर्चर्स झेलने पड़ते थे। लोगों के पास काम का कोई ऑप्शन ही नहीं था और गरीबी भी बहुत बढ़ती जा रही थी और पॉलिटिकल सॉल्यूशन का दूर तक कोई चांस नहीं दिख रहा था। फिर 1987 में ही गाजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप में एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। एक इजराइल ट्रक ने 4 पैलेस्टीनियन को मार दिया। पैलेस्टीनियंस का कहना था कि ये कोई इंसिडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर मारा गया है। बस उसी दिन से शुरू हुआ एक ऐसा प्रोटेस्ट जो 6 साल तक चलता रहा और लोग सड़कों पर उतर आए और इस प्रोटेस्ट में लोग पत्थर उठा के मिलिट्री के सामने खड़े हो गए और इस प्रोटेस्ट को दुनिया ने नाम दिया फर्स्ट इंतिफाडा। और जब ये सब हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम 1987 में एक ग्रुप बनता है हमास। अब ये ग्रुप असल में बना था गाजा स्ट्रिप में, जिसका पूरा नाम है हराकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। शुरू में हमास का फोकस था पैलेस्टीन लोगों के लिए इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट करना, सोशल वेलफेयर करना और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाना। पर ध्यान दो, उस टाइम जब हमास बना था उससे पहले भी एक पैलेस्टीन ग्रुप था जो सबसे बड़ा था। वो था PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और वो हमास से ज्यादा सेक्युलर था। लेकिन इजराइल ने सोचा कि अगर ये हमास पॉपुलर हो जाता है तो PLO की पावर कम हो जाएगी और इसी वजह से स्टार्टिंग में इजराइल ने हमास को डायरेक्टली अपोज नहीं किया। ये इजराइल की एक स्ट्रेटेजी थी ताकि उनका एक दुश्मन PLO कमजोर हो जाए। लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। 1988 के हमास चार्टर में ये क्लियर हो गया कि हमास का मेन गोल है कि इजराइल को खत्म करके एक इस्लामिक पैलेस्टीन स्टेट बनाना। और धीरे धीरे हमास एक सोशल ग्रुप से बदलकर सबसे बड़ी आर्म्ड रेसिस्टेंस फोर्स बन गया। सुसाइड बॉम्बिंग्स, रॉकेट अटैक्स, ये सब उनके टैक्टिक्स का हिस्सा बन गया। तो जो ग्रुप शुरू में इजराइल के अल्टरनेटिव लगता था, वही ग्रुप बाद में जाके इजराइल का सबसे बड़ा हेडेक बन गया। फिर 2005 का साल आता है और इजराइल एकदम से अनाउंस करता है कि हम गाजा से विड्रॉ कर रहे हैं। 8,000 से ज्यादा इजराइल सेटलर्स को वहां से हटा दिया गया, मिलिट्री बेसिस को खत्म कर दिया गया और लोगों को लगा कि अब गाजा एकदम आजाद हो गया है। लेकिन रियलिटी यहाँ कुछ और ही थी, क्योंकि बॉर्डर का कंट्रोल इजराइल के पास था, एयर स्पेस का कंट्रोल इजराइल के पास था, समुद्र का कंट्रोल भी इजराइल के पास था। यानी गाजा के लोगों का पासपोर्ट भी इजराइल चेक करेगा, उनकी हवा भी इजराइल की मर्जी से चलेगी और समुद्र में जाने की इजाजत भी वही देगा। फिर साल 2006 आता है और गाजा में इलेक्शंस होते हैं और यहाँ से सिचुएशन और बिगड़ती जाती है, क्योंकि इस इलेक्शन में हमास जीत जाता है। हमास जो कि एक इस्लामिक ग्रुप है और शुरुआत में इस्राइल ने इसे डायरेक्टली अपोज भी नहीं किया था। इलेक्शन जीतने के बाद पॉलिटिकल टेंशन इतना बढ़ गया कि 2007 में हमास ने पूरे गाजा को अपने कंट्रोल में ले लिया और तब से लेके आज तक गाजा सिर्फ एक ही पार्टी के कंट्रोल में है और वो है हमास। अब गाजा के अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन हमास के पास था और गाजा की बाउंड्री का कंट्रोल शुरुआत से इजराइल के पास, मतलब हमास गाजा को अंदर से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन गाजा की बाउंड्रीज का कंट्रोल इजराइल के पास था। हमास के इलेक्शन जीतने के बाद इजराइल बहुत बड़ी टेंशन में आ
गया, जिस वजह से 2007 के बाद इजराइल ने गाजा के ऊपर एक ऐसी तालाबंदी की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। इजराइल ने गाजा को तीनों तरफ से बंद कर दिया, लैंड, सी और एयर ब्लॉकेड लगा दिया। उनका कहना था कि ये सिक्योरिटी के लिए है। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जो रॉकेट चलाता है और वेपन्स की स्मगलिंग करता है। लेकिन गाजा के लोग कुछ और ही कह रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक सिक्योरिटी मेजर नहीं बल्कि एक सजा थी। उनका कहना था कि हमें एक खुले जेल में बंद कर दिया गया है, ना तो हम बाहर जा सकते हैं और ना ही अपने रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाजा के लोग गाजा के अंदर भी चैन से नहीं रह पा रहे थे हमास की वजह से। हमास सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि अपने खुद के लोगों के खिलाफ भी काफी कंट्रोल रखता था। पॉलिटिकल कंट्रोल और डिसेंट क्रश करना। जो लोग हमास की पॉलिसीज या रूल के खिलाफ बोलते थे उनको अरेस्ट या टॉर्चर किया जाता था। हमास एक इस्लामिस्ट ग्रुप है तो वो गाजा में इस्लामिक लॉ के स्ट्रिक्ट रूल्स लगाता था। औरतों के ड्रेस कोड पर, पब्लिक बिहेवियर पर, म्यूजिक पर, सब पर रेस्ट्रिक्शंस थे। गाजा में जो लिमिटेड फ्यूल और फूड या फॉरेन एड आता था उसका काफी हिस्सा हमास अपने सपोर्टर्स या फाइटर्स के लिए रिजर्व कर लेता था। आप सोचो 20 लाख लोग एक छोटी सी जगह में, जहां ना प्रॉपर मेडिसिन आती है, ना जॉब्स है, ना फ्री ट्रेड होता है, सी से शिप्स जा नहीं सकती, एयर स्पेस में प्लेन गुजर नहीं सकते और जमीन पर चेक पॉइंट्स का मेज सिस्टम बना हुआ है। ये सिर्फ एक ब्लॉकेट नहीं, ये पूरी जनरेशन का फ्यूचर ब्लॉक कर देना है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है और डेट आती है 7 अक्टूबर 2023, एक ऐसा दिन जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। सुबह के लगभग 6:30 बजे इजराइल के ऊपर एक ऐसा अटैक हुआ जो इजराइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक था। हमास ने एक मैसिव सरप्राइज ऑपरेशन लॉन्च किया। हमास ने इतने सारे रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च किया कि इजराइल का आयरन डोम, जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो एकदम से ओवरलोड हो गया। फिर ग्राउंड अटैक स्टार्ट हुआ। लगभग 3000 से ज्यादा हमास फाइटर्स ने बॉर्डर के फेंसेस को तोड़कर मोटर बाइक्स, पिकअप ट्रक्स और ग्लाइडर्स का यूज करके इजराइल के अंदर घुस गए। उन्होंने डायरेक्टली रेसिडेंशियल एरियाज, मिलिट्री बेसिस और म्यूजिक फेस्टिवल्स को टारगेट किया। हर जगह गोलीबारी की और सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1200 लोग मारे गए। उनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे। और सिर्फ यही नहीं, 250 से ज्यादा लोगों को इजराइल से बंदी बनाकर गाजा लेके आ गए। हमास ही जानता था कि इजराइल बहुत बुरी तरह से रेटिलेट करेगा, लेकिन हमास का कहना था कि यह ऑपरेशन एक रेसिस्टेंस है। इजराइल ने जो 17 साल से गाजा के ऊपर ब्लॉकेट लगा के रखी है उस वजह से, मतलब इजराइल ने गाजा के ऊपर जो तीनों तरफ से ब्लॉकेट लगाई थी, बॉर्डर, सी और एयर, उसके खिलाफ हमास ने ये 7 अक्टूबर वाला अटैक किया था। और हमास ने ये भी बोला कि हमने ये अटैक इस वजह से भी किया है क्योंकि इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशंस और अल अक्सा पर होने वाले अटैक्स की वजह से, मतलब बीच में जब हमास और इजराइल के बीच छोटी मोटी लड़ाइयां होती थी तो इजराइल रेटिलेट करता था और इजराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी नुकसान होता था। वेस्ट बैंक में भी इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने नाइट रेड्स करके हमास या इस्लामिक जिहाद के सस्पेक्टेड मेंबर्स को बाहर निकाल दी। अब ये जो अल अक्सा मॉस्क है, इसमें रमजान के दिनों में इजराइल पुलिस अंदर तक घुस गई और पैलेस्टीन लोगों को टीयर गैस और रबर बुलेट से मार कर निकाला था। इजराइल का कहना था कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर गोला बारूद, पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो ज्यूइश लोगों पर अटैक कर सकें। लेकिन इस इंसिडेंट से पैलेस्टीनियंस बहुत गुस्सा हो गए। उनका कहना था कि अल अक्सा मस्जिद की बहुत इंसल्ट हुई है। तो हमास ने ये कुछ रीजंस बताए थे 7 अक्टूबर वाले अटैक के पीछे। और इस अटैक के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत नेशनल टीवी पर ये अनाउंस किया कि वी आर एट वॉर। और उसके बाद जो हुआ उसने गाजा को एकदम हिला दिया। इजराइल ने गाजा के मिलिट्री और हमास टारगेट्स पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। ये एयर स्ट्राइक इतनी बड़ी थी कि पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया। और फिर इजराइल ने अनाउंस किया कि गाजा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी जाएगी, फ्यूल सप्लाई बंद कर दी जाएगी और वाटर सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। मतलब हॉस्पिटल से लेके घर तक सब कुछ अंधेरे में बंद था। लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। यहाँ तक कि इजराइल ने गाजा की फूड सप्लाई भी रोक दी। एक छोटा सा शहर जो पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस में था, जब वहाँ के लोगों को पानी, खाना, फ्यूल कुछ भी नहीं मिला तो वहाँ के नॉर्मल लोगों का जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ये सब तो गाजा में चल ही रहा था, लेकिन इजराइल ने अनाउंस किया कि अब ग्राउंड इन्वेजन होगा। मतलब टैंक्स, सोल्जर्स और फुल आर्मी गाजा के अंदर एंटर करेगी हमास को रूट आउट करने के लिए। और तब से आज तक जो गाजा में हो रहा है वो एक फुल स्केल अर्बन वॉर बन गया है। आज यानी अगस्त 2025 में अगर एक नंबर एस्टिमेट करें तो 61,000 पैलेस्टीनियंस ने अपनी जान गंवा चुकी है, जिनमें बहुत सारे बच्चे हैं। 90% से ज्यादा पॉपुलेशन अपने घर से अलग हो चुकी है और लगभग 4,70,000 लोग आज एक्सट्रीम लेवल की भूख से जूझ रहे हैं। एक रोटी, एक घूंट पानी के लिए तरस रहे हैं। इस पूरे मामले में इजराइल का कहना है कि हमें हमास को पूरी तरह से मिटाना है और हमास का कहना है कि सीज फायर तभी होगा जब इजराइल पूरी तरह से गाजा से विड्रॉ करेगा। इन दोनों के बीच में वहाँ के सिविलियंस बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसा ही होता है अगर जनता वक्त पर अपने देश के फैसले खुद लेने की हिम्मत ना करे। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे लिए फैसले कोई और ले लेता है और फिर हम बस उनके नतीजे भुगतने के लिए रह जाते हैं। इसीलिए देश में जो कुछ भी आपको गलत लगता है उस पर आवाज उठाओ, सरकार से जवाब मांगो और उन्हें बताओ कि जनता समझदार है।